तो दोस्तों, एक पहले क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। जो सेशन अपन ने स्टार्ट किया था राजस्थान, वो इंडियन पॉलिटी का अपन ने जो सेगमेंट स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट वाला, फंडामेंटल राइट की बातें अपन करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट की, थोड़ी अपन ने बेसिक्स की बातें की। उसके बाद अपन बात कर रहे थे आर्टिकल 12 से 18 तक आर्टिकल की बातें अपन कर चुके थे, जो समानता के अधिकार, राज्य की परिभाषा और विधि के बारे में अपन बातें कर चुके थे। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार, अपने भारतीय संविधान में जो अपने को स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, उसके बारे में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में अपन बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट में भी अपन बात करते हैं जो अपने स्वतंत्रता का जो अधिकार अपने को दिया हुआ है उसके बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार की अपन बात करने वाले हैं जो अपने दिया होता है आर्टिकल 19 से और आर्टिकल 22 के बीच में। जो अपने को जो अधिकार दिए गए हैं वो अपने स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एक एक आर्टिकल के हिसाब से अपन बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 19 को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकल 19 अपने को 6 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19 ए की अपन बात करें, 19 ए में भी अपन बात करते हैं ए की। 19 ए की अपन बात करें तो ये अपने को 19 ए अपने को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 19 जो आर्टिकल 19 है उसको भी 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 19 ए को भी अपने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो 19 ए की अपन बात करें तो इसमें अपने को वाक प्लस अभिव्यक्ति, आप ओनली की पॉइंट पे ध्यान देंगे, जो अपने कीवर्ड्स है उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो ए अपने बात करता है वो अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने किन किन चीजों को शामिल किया गया है उनके बारे में अपन बात करें तो वाक व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें अपने किन किन चीजों को शामिल किया गया। तो उसमें अपने प्रेस की स्वतंत्रता, और अपन बात करें फोन टैप के विरुद्ध अधिकार, किसी का फोन टैप नहीं किया जा सकता, इसका जो उल्लेख किया गया वो अपने 19 फर्स्ट के ए में किया गया है। इसके बाद अपन बात करें तो सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिकार जो अपने को प्रदान करता है 19 फर्स्ट का ए वाला जो अपने आर्टिकल है वो अपने को ये प्रदान करता है। इसके अलावा अपन बात करें तो विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता अपने को प्रदान करता है। विज्ञापन के बाद में अपने को विज्ञापन के बाद अपने को जो विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, और बात करें अपन को तो धरना प्रदर्शन करने की, लेकिन इसमें हड़ताल को शामिल नहीं माना गया, हड़ताल इसमें सम्मिलित नहीं है। धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। और अपन बात करें तो झंडा फहराने की, तो ये कुछ बातें करता है अपने आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो ए वाला जो सेगमेंट है, जो आर्टिकल है वो अपने वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है।
इसके बाद अपन बात करें तो अपन बात करते हैं आर्टिकल 19(2) की। आर्टिकल 19(1) के अपन बी की बात करते हैं। इसकी बात करें तो ये अपने को शांतिपूर्वक अपने को सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि अपन शांतिपूर्ण तरीके से अपन सम्मेलन कर सकते हैं बिना अस्त्र के, बिना कोई हथियार के। अपन शांतिपूर्वक तरीके से कोई सम्मेलन करना चाहे तो उसकी जो स्वतंत्रता दी जाती है वो अपने आर्टिकल 19(a) का जो बी वाला जो पार्ट है वो अपने को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके बाद अपन बात करें 19(1) के सी की अपन बात करते हैं तो ये अपने को संघ बनाने और उनको संचालित करने का अधिकार देता है कि अपन कोई भी संघ बना सकते हैं। संघ की अपन बात करें तो इसमें जो शामिल है, कोई अपन क्लब हो गया, राजनीतिक दल हो गया, कोई अपन पार्टी बना रहे हैं, कोई अपन एजेंसी बना रहे हैं, कोई कंपनी अपन ने खोली है, तो उनका अपन गठन कर सकते हैं। ये जो बात करता है वो अपने आर्टिकल 19(1) का जो सी वाला जो भाग है वो अपने बात करता है कि संघ बनाने की बात करता है कि संघ आप बना सकते हैं, उनका संचालन आप कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं, ये वाली बात अपने करता है। अब अपन संघ की बात करें, संघ में क्या क्या शामिल होता है। संघ में सभा होती है, संघ सभा, सहकारी समितियां। तो जो सहकारी समिति जो वर्ड आता है संघ में अपने सभा, सहकारी समिति, सहकारी समिति की बात करें तो सहकारी समिति जो अपने सब जोड़ा गया था वो अपने जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सहकारी समिति अपने सब जोड़ा गया भारतीय संविधान में, जो अपने जिसका उल्लेख अपने को 3 जगह देखने को मिलता है, जिसकी बात अपन 3 जगह करते हैं। पहली अपन बात करते हैं आर्टिकल 19(1) के सी में अपन बात करते हैं। एक बात अपन करते हैं आर्टिकल 33 बी में। एक बात करते हैं अपने भाग 9 बी में, जो अपने जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जो सहकारी समिति जो वर्ड अपने जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, उनका उल्लेख अपने को 3 जगह देखने को मिलता है, जो कि अपने आर्टिकल 19(1) के सी वाले सेगमेंट में, और बात करें अपने तो आर्टिकल 43 बी में और भाग 9 बी में अपने को इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये बातें अपने आर्टिकल 19(3) के बारे में थे। आर्टिकल 19(1) के सी की बात कर रहे थे अपन उसके बारे में। इसके बाद में अपन और बातें करें तो अपन और बातें करें तो अब अपन बात करेंगे 19(1) के जो डी वाला भाग है, जो आर्टिकल डी है, उसकी बात करेंगे। तो अपन बात करें 19(1) का जो 4th जिसको अपन बोले डी पार्ट, डी की अपन बात करें तो इसमें अपने को जो स्वतंत्रता दी हुई है आबाद वितरण की अपने को स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। आबाद वितरण की बात करें तो अपने भारत देश के आंतरिक भाग में अपन कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इसकी जो स्वतंत्रता प्रदान करता है वो अपने आर्टिकल 19(1) का जो डी वाला पार्ट है वो अपने को प्रदान करता है। इसके बाद अपन बात करें 19(1) के ई पार्ट की अपन बात करें तो ये अपने को निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निवास का मतलब अपन भारत क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे अपन निवास करना चाहे वहां पर निवास कर सकते हैं। इसकी जो स्वतंत्रता प्रदान करता है अपने को वो अपना आर्टिकल 19(1) का ए वाला जो पार्ट है वो अपने को निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद अपन बात करें 19(1) एफ की, तो
जो अपन कल संपत्ति का अधिकार की बात कर रहे थे, उसका जो उल्लेख अपने को देखने को मिलता था वो अपने 19 में यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था, जिसको अपने यहाँ से 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 आर्टिकल 300A में जिसको जोड़ दिया गया वर्तमान समय में, जिसको अपन एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, पहले जो अपने मूल अधिकार था उसको। तो ये बातें थी अपने 19(1) के F वाले पार्ट में, जिसके बाद में अपन बात करें जी के बारे में बात करें, तो ये जी वाला जो पार्ट है जो अपने को आजीविका की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आजीविका की जो स्वतंत्रता की बात करता है वो अपने 19 का जो जी वाला पार्ट है वो अपने आजीविका की स्वतंत्रता की बात करता है। इसके बारे में अपन अभी जो लेटेस्ट जो केस हुआ था उसके बारे में बात करें तो अनुराधा भसीन जो वाद हुआ था 2020 का, उसमें कहा गया है कि अपन इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यापार करते हैं तो वो वैध माना जाएगा, वो अवैध नहीं माना जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से अपन कोई प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई वाद करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं व्यवसाय का, तो वो वैध माना जाएगा ऑनलाइन कार्य। ये ऐसी बात करता है अपने अनुराधा भसीन जो वाद है 2020 का वो। तो ये बातें अपने आर्टिकल 19A के जो पार्ट थे उनके बारे में थी। अब बात करते हैं 19(2) के बारे में, जो अपने कुछ जो अपने जो अधिकार दिए गए हैं अपने को आर्टिकल 19A के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाना जरूरी था। तो वो जो लिमिटेशन लगाई गई थी वो अपने जो आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), 4, 5 व 6 के तहत जो अपने जो लिमिटेशन लगाई गई है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में अपन समानता के अधिकार की बात कर रहे थे, आज अपन स्वतंत्रता वाले अधिकार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे की बातें करते रहेंगे। तो आप चीजों को साथ के साथ थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, चीजों का भार नहीं बनाए। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 19(2), जो अपने बात करता है वाक व जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई उस पर जो लिमिटेशन लगाता है उसके बारे में। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए उनके बारे में जो अपने बात करता है वो बात करता है अपने आर्टिकल 19(2). अब क्या क्या प्रतिबंध इस पे लगाए गए उनके बारे में थोड़ी अपन बातें करें, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो सबसे पहले जो लगाया गया था अपराध उद्दीपन। अपन ऐसा कोई भी भाषण नहीं दे सकते, ऐसी कोई वार्तालाप नहीं कर सकते जिससे किसी अपराध को बढ़ावा मिल रहा हो। कोई जैसे अपन उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ावा मिलना, कोई अपराध को अपन बढ़ावा दे रहे हैं तो वैसा अपन कोई कार्य नहीं कर सकते, वैसे अपन कोई भाषण वगैरह नहीं दे सकते। और बात करें ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते जिससे अपने कोई लोक व्यवस्था खतरे में आए, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और एकता को खतरा उत्पन्न हो, देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो। तो ये कुछ लिमिटेशन लगाए गए इस पे। नैतिकता कि भाई इनके आधार पर अपन ऐसी बातें नहीं कर सकते, अपने को अधिकार तो प्राप्त
प्रदान किया गया है। मूल अधिकार अपना वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने को बोलने का अधिकार प्रदान, लेकिन उसके लिए लिमिटेशन लगाना जरूरी समझा गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका दुरुपयोग किया जा सकता था। तो उन दुरुपयोगों को रोकने के लिए ये कुछ इन पे लिमिटेशन लगाई गई थी, और भी लिमिटेशन इन पे लगाई गई, लेकिन अपन थोड़ा बेसिक बात करते हैं, ज्यादा चीजों को नहीं बढ़ाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन इन पे लगाई गई थी कि भाई कोई अपने अपराध उद्दीपन के मामले में कोई अपन वार्तालाप नहीं कर सकते, या फिर कोई अपने मित्र राज्य हैं उनके बारे में कोई अपन, मित्र राज्यों के बारे में कोई अपन गलत टिप्पणी नहीं कर सकते जिनसे कि अपने संबंध खराब हो जाए। न्यायालय की अवमानना अपन नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें थी अपने जो लिमिटेशन लगाई गई उनके बारे में। और अपन बात करें 1903 की अपन बात करें तो ये अपने जो सम्मेलन करते हैं, जो शांतिपूर्वक जो सम्मेलन करते हैं, तो सम्मेलन पर कुछ शांतिपूर्वक सम्मेलन करने पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, कुछ लिमिटेशन लगाता है। तो वो लिमिटेशन अपने नैतिकता, देश की एकता व अखंडता को देखते लगाई गई कि भाई कोई भी ऐसा संघ व सम्मेलन नहीं किया जाए, नहीं किया जाए जिससे अपने देश की एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो, लोक व्यवस्था, या फिर जिससे अपने नैतिकता को नुकसान हो। तो ये कुछ इस पे लिमिटेशन लगाई गई थी, वो अपने अखंडता, देश की अखंडता और लोक व्यवस्था, इनको देखते हुए कुछ लिमिटेशन लगाई गई। उसके बाद अपन बात करें आर्टिकल 19(4) की, तो जो अपन संघ की बात कर रहे थे कि भाई अपन कोई संघ बना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन लगाई गई थी। तो इन चीजों को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना, क्या क्या लिमिटेशन इनके ऊपर लगाई गई थी। तो कोई संघ अपन बनाते हैं तो कोई ऐसा संघ अपन नहीं बना सकते जिससे अपने देश की अपने अखंडता को खतरा हो, जिससे अपने लोक व्यवस्था को नुकसान हो, अपनी नैतिकता को हानि हो। तो ये कुछ बातें अपने आर्टिकल 19(4) करता है, जो अपने संघ बनाते हैं उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाई गई थी। तो ये बातें थी। इसके बाद में अपन और बातें करें, जो अपने आर्टिकल 19(5) है, वो अपने एक तो अबाध संचरण प्लस जो अपने को निवास का अधिकार प्रदान प्राप्त था, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाता है। तो इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो अपने लगाए गए थे कि एक तो जनहित में, और एक लगाए गए थे अपने जनजातीय हित में। अपन उन स्थानों पे नहीं जा सकते जहां पे जनजातियां रहती हैं, उनके हित का जिससे नुकसान हो रहा हो, या फिर जिससे अपने जनहित को जो नुकसान होता है, तो वो वाले क्षेत्रों में अबाध विचरण नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अपने लिमिटेशन इस पे लगाई गई थी, जो अबाध विचरण और निवास की जो स्वतंत्रता अपने को प्रदान की गई थी उसके ऊपर। इसके बाद अपन बात करें 19 से की अपन बात करें तो अपने को आजीविका की स्वतंत्रता देता है। तो इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो अपने जनहित वाले क्षेत्र में लगाए गए कि ऐसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए जिनसे जनहित को नुकसान हो रहा हो। इसमें वेश्यावृत्ति, और अपन बात करें नशीले पदार्थ, इनके लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई कि भाई आजीविका के मामले में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनकी अपन बातें करते हैं। तो उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए वो अपने एक तो जनहित में लगाए गए कि भाई वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए, और जो मादक पदार्थों को जो सेवन किया जाता है तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए गए, इनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की गई। तो ये कुछ बातें थी अपने आर्टिकल 19 के बारे में।
इसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 20 की अपन बात करेंगे, जो अपने को अपराध के समय दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ये बात थी अपने आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 अपने को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिनकी अपन ने बात की। आर्टिकल 19A के जो 6 पार्ट थे उनमें अपन ने बात की कौन कौन से अपने को स्वतंत्रता प्रदान करता है, फिर उनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशन लगाई गई, इसके बारे में अपन ने बातें की। इसके बाद अपन बात करें तो अब बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 अपने को 3 प्रकार के जो अधिकार प्रदान करता है उनके बारे में बात करेंगे अपन। आर्टिकल 20 की अपन बात करें, आर्टिकल 20 की अपन बात करते हैं तो ये अपने को दोष, कोई अपराध हुआ है तो अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण अपने को प्रदान करता है। आर्टिकल 20 अपने अपराध के समय दोष सिद्धि के संबंध में जो अपने को संरक्षण प्राप्त है उसके बारे में बात करता है। तो अपन बात करें आर्टिकल 20(1) की अपन बात करें तो 20(1) कहता है कि जिस समय अपराध हुआ है, कि भाई अभी कोई अपराध हुआ है और अभी अपराध हुआ है तो उस समय जो कानून लागू है उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यानी कि अभी जो कानून है उसके हिसाब से नहीं देंगे, जो भविष्य में कोई कानून आए उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। जो वर्तमान समय में जो कानून लागू है उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। जो अपने आपराधिक जो कानून होते हैं उनका भूतलक से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। तो ये बात करता है अपने आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बात करता है कि अपराध के समय लागू कानून के अनुसार दंड, जो अपने आपराधिक जो कानून होते हैं आपराधिक कानून है उनका भूतलक से क्रियान्वयन नहीं होगा। तो ये बातें करता है अपने आर्टिकल 20A। आर्टिकल 20A बात करता है कि जो कानून अपराध के समय लागू है उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, आपराधिक कानूनों का भूतलक से क्रियान्वयन नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं 20(2) की अपन बात करें तो 2 से आप याद रख सकते हैं कि दोहरी क्षति नहीं है। दो से आप याद कर सकते हैं दोहरी क्षति नहीं होगी। एक ही दंड के लिए आपको एक बार दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि भाई आपने कोई दंड किया, कोई आपने अपराध किया है उसके लिए आपको एक बार दंड दे चुके हैं उसके बाद में आपको बुला के वापस दंड दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंड दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई विभागीय कोई कार्रवाई है वो अलग से की जा सकती है। एक अपराध के लिए एक दंड दिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई अलग से की जा सकती है। विभागीय कार्रवाई इसके लिए कर सकते हैं। ये बातें अपने करता है आर्टिकल 20(2). 20(3) की बातें करें अपने, आर्टिकल 20(3) अपने बात करता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का जो बात करता है। आप मूवी वगैरह देखते होंगे, उसमें देखते होंगे जो अपने पुलिस बल होता है उसके द्वारा
अपराधी को या फिर जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसको जबरदस्ती उस पर अत्याचार करके उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही दिलाई जाती है, तो उससे जो रोकने का जो अधिकार अपने को प्राप्त होता है वो अपने अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 20(3) के तहत, जो कि स्वयं के विरुद्ध गवाह देने से संरक्षण का कार्य करता है। इसके तहत अपन को जो खून के नमूने लिए जाते हैं, हस्ताक्षर अपन करते हैं या फिर सशरीर जो उपस्थित होना होता है, उनसे ये अपने को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो ये बातें अपने आर्टिकल 20(3) के बारे में थी। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का जो अधिकार अपने को प्राप्त है वो अपने आर्टिकल 20(3) अपने को देता है। 20(1) की अपन बात कर रहे थे कि भाई अपराध के समय जो कानून लागू होगा उसके अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा। 20(2) में दोहरी क्षति नहीं होगी, एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। 20(3) में अपन बात कर रहे थे कि भाई स्वयं के विरुद्ध गवाह देने से संरक्षण के लिए जो अधिकार है वो अपने 20(3) बात करता है। इसके बाद अपन बात करें आर्टिकल 21 की, जो कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 की अपन बात करें तो 21 अपने बात करता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की अपन बात करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपने आर्टिकल देखने को मिलता है। इसके बारे में अपन बातें करते हैं तो इसमें अपन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया और एक अपन पढ़ते हैं विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है उसके बारे में। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में अपन बात करते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया और अपन बात करते हैं विधि की स्थापित प्रक्रिया के बारे में। जो विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वो अपने यूएसए के संविधान से ली हुई है और जो अपने विधि की स्थापित प्रक्रिया है वो अपने ब्रिटेन और जापान के संविधान में अपने को देखने को मिलती है, जहां से अपन ने ग्रहण किया है। विधि की स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो इनके लिए जो अपन वाद अपन देखते हैं, जो केस अपने को देखने को मिलता है, एक के गोपालन, एक के गोपालन वर्सेज जो मद्रास हाईकोर्ट, जो मद्रास जो केस है उसके बारे में अपन देखते हैं। एक के गोपालन केस जो अपन देखते हैं वो अपने 1950 का। इसकी बात करें तो इसमें अपने जो आर्टिकल 21 है जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है उसकी अब इसमें संकीर्ण व्याख्या की गई है। आर्टिकल 21 के इसमें बहुत छोटे तरीके से व्याख्या की गई है और इसमें बताया गया कि न्यायपालिका विधि का अक्षर से पालन करेगी, कि जैसे अपने संविधान में लिखा गया है वैसे कि वैसे उसका पालन करेगी, चाहे वो अप्राकृतिक हो, अनुचित हो, अन्यायिक हो, असामाजिक हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। न्यायपालिका उसकी समीक्षा स्वयं से नहीं करेगी, स्वयं के पहल के द्वारा नहीं करेगी, जैसे अपने संविधान में लिखा हुआ है वैसे कि वैसे उसका पालन करेगी। यह बात करता है अपने एक के गोपालन केस। इसमें आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या आपको देखने को मिलती है। 21 की संकीर्ण व्याख्या देखने को मिलती है और अपन बात करें इसमें विधि का अक्षर से पालन आपको देखने को मिलता है। चाहे विधि अपन इधर बात करते हैं विधि चाहे अनुचित हो, अप्राकृतिक हो, असामाजिक हो, न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती।
न्यायपालिका के द्वारा स्वयं की पहल पर उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। ये कुछ बात करता है अपने एक के गोपालन जो केस अपन पढ़ते हैं वो। इसमें जो अपने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की जो बातें की गई है, जो अपने जीवन जीने का जो स्वतंत्रता की बात करता है, तो इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र जीवन जीना या फिर बंधनों से मुक्त रहकर जीने को इसमें अपने जीवन का अधिकार बताया गया है कि भाई बंधनों से मुक्त रहना या फिर स्वतंत्र जीवन जीना। यह अपने बात करता है आर्टिकल 21, जिसमें अपने एक के गोपालन केस में जो अपन देखने को मिलता है कि ये अपने विधि का अक्षर से पालन करने की बात करता है। इसके बाद अपन बात करें तो अपन बात करते हैं जो मेनका गांधी जो वाद है, मेनका गांधीवाद अपने को देखने को मिलता है 1978 का जो मेनका गांधीवाद है वो अपने बात करता है। इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है उसको विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाएगा। यह इसमें कहा गया है कि विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है उसको विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाएगा। ये क्वेश्चन अभी जो ईओआरओ का जो पेपर लगा था उसमें पूछा हुआ था। आप पेपर देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे, आपको उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विधि की सम्यक प्रक्रिया और स्थापित प्रक्रिया के बारे में उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो अपने यहीं से पूछा हुआ था। तो इसमें विधि की जो स्थापित प्रक्रिया को अपने विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाएगा और न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। कोई अनुचित कानून है, असामाजिक है तो उसकी समीक्षा कर सकती है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है कोई असामाजिक कोई कानून है, कोई अप्राकृतिक जो कानून है उसकी न्यायपालिका अपने समीक्षा कर सकती है। और इसका जो आर्टिकल 21 का अपने व्यापक रूप से इसमें अर्थ लिया गया था। और अपन बात करें तो जो जीवन का जो अर्थ होता है वो अपने बताया कि जो गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीने को जीवन बताया, गरिमापूर्ण जीवन जीने की अपने बात करता है जो कि अपने अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। ये बातें अपने आर्टिकल 21 जिसमें अपन बात करते हैं मेनका गांधीवाद की, तो मेनका गांधीवाद अपने ये बातें करता है। इसके बाद अपन बात करेंगे तो अपन बात करते हैं आर्टिकल 21(1) की। ये कुछ बातें थी अपने आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21(1) की अपन बात करें तो आर्टिकल 21 ये अपने को शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा के अधिकार की अपन बात करें आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए अपने को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के अधिकार की अपन बात करें तो शिक्षा के अधिकार की जब अपन बातें करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अपने बात करता है आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए को अपने जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया अपने आर्टिकल 21 ए को। यह पहले अपने जो डीपीएस पे अपन पढ़ेंगे उसके आर्टिकल 45 में इसका पहले उल्लेख अपने को देखने को मिलता है कि आर्टिकल
45 में इसका उल्लेख था, जो कि अपने नीति निर्देशक तत्वों में जिनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 से अपने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा अपने जोड़ा गया, जो कि अब बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बातें करता है। और इनके लिए अपने जो प्राइवेट जो स्कूल है, जो निजी जो स्कूल है, उनमें 25% सीटें अपने जो गरीब जो बच्चे हैं, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए 25% सीटें रखी जाएंगी। और इनका जो शुल्क का जो भुगतान है, शुल्क अपने गवर्नमेंट के द्वारा, इनका जो फीस है वो अपने गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। 25% सीटें इनके लिए रखी जाएंगी। अब अपन बात करें तो जो अपने शिक्षा का अधिकार जो अपने एक्ट लेके आए थे, तो वो अपने एक्ट लेके आए 2009 में अपने एक्ट बना, और जो अपने ये पारित हुआ था वो अपने 1 अप्रैल 2010 को अपने शिक्षा का अधिकार जो एक्ट लेके आए थे वो अपने 2010 में पारित हुआ था। तो ये बातें अपने आर्टिकल 21A के बारे में थी। आर्टिकल 21A के बाद अपन बात करें तो अपन बात करेंगे आर्टिकल 22 की। जो 25% जो सीटें रखी जाएंगी वो अपने जिनका भुगतान अपने गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये बात करता है अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की अपनी बात करता है। और अपन बातें करें तो अपन बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 के बारे में, जो कि अपने गिरफ्तारी व निवारक निरोध के समय अपने कुछ संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 अपने को गिरफ्तारी प्लस निवारक निरोध के समय संरक्षण। निवारक निरोध के समय जो अपने को संरक्षण प्राप्त होता है उसकी अपने बात करता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की अपन बातें करें तो आर्टिकल 22 अपने को गिरफ्तारी के समय 3 प्रकार के अपने को जब गिरफ्तारी के समय अपने को 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त प्रदान करता है। 3 प्रकार के अपने को अधिकार प्रदान करता है। सबसे पहले अपन बात करें तो एक तो अपन को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है कि भाई अपने को किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। अपन पूछ सकते हैं गिरफ्तार होने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले कि भाई मेरे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसका जो अपने को अधिकार दिया गया है वो अपने आर्टिकल 22 देता है। इसके बाद अपन बात करें तो गिरफ्तारी के समय अपन वकील से परामर्श कर सकते हैं, तो परामर्श करने का अधिकार भी देता है। और अपन बात करें 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट जो अपने जज साहब होते हैं उनके सामने पेश करने का अधिकार होता है। इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता, यात्रा के समय को नहीं काउंट किया जाता है इसमें। तो अपन बात कर रहे थे कि अपने को गिरफ्तारी के समय 3 प्रकार के अपने को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सबसे पहले तो अपन को कारण जानने का अधिकार होता है कि मेरे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात अपन करें तो अपन को 24 घंटे के भीतर भीतर अपने को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और अपन बात कर रहे थे तो वकील से परामर्श करने का अपने को अधिकार होता है कि अपन गिरफ्तार होने से पहले वकील से परामर्श कर सकते हैं। ये अपने को जो अधिकार दिए गए वो अपने को अधिकार दिए गए थे आर्टिकल 22 के तहत। अब अपन निवारक निरोध की बातें करते हैं तो निवारक निरोध के तहत भी अपने को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन ये किन लोगों को प्राप्त नहीं होते सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। प्राप्त नहीं होते तो ये अपने एक तो शत्रु देश का नागरिक होता है, शत्रु देश के नागरिक को ये प्राप्त नहीं होते। और एक निवारक निरोध के तहत निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उनको भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो अपने को ये अधिकार अपने को दिए गए थे
वो निवारक निरुद्ध के तहत व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। कोई शत्रु देश का नागरिक है उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये कुछ बातें अपने आर्टिकल 22 के बारे में अपन कर रहे थे। और अपन बातें करें तो निवारक निरुद्ध के तहत जो गिरफ्तार किया गया है उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके अधिकारों की अपन बात करें। एक मिनट, इधर अपन बात करते हैं। इनके अधिकारों की अपन बात करें तो सबसे पहले तो इनको कारण जानने का अधिकार होता है। कारण जानने का इनको अधिकार होता है कि भाई मेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बात करें तो जनहित में इनको कारण बताने से मना किया जा सकता है। कोई अगर जन का कोई हित उसके पीछे छुपा है उनको गिरफ्तार करने के पीछे, तो उनको कारण बताने से मना किया जा सकता है कि भाई तुमको किस कारण से गिरफ्तार किया गया। दूसरी अपन बातें करें तो इनको 3 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता इनको 3 माह से अधिक समय तक। अगर 3 माह से अधिक समय तक इनको गिरफ्तार रखना है तो अपने हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके द्वारा एक सलाहकारी समिति का गठन किया जाता है। उनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है, उनके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उनके बाद में ही इनको 3 माह से अधिक समय तक गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं तो इनको 3 माह से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब अपन बात करें 3 माह से अधिक समय तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक अपने सलाहकारी समिति के द्वारा आदेश नहीं दे दिया जा सकता है, जब तक। और अपन बात करें तो अपन बात कर रहे थे संसद कुछ प्रावधान कर सकती है। निवारक निरोध के बारे में संसद कुछ प्रावधान करती है। उनके प्रावधान देखते हैं अपन संसद के। संसद जो प्रावधान करती है उनके बारे में, एक तो ये जो सलाहकारी समिति होती है इसके लिए सलाहकारी समिति की जांच की जा सकती है। और बात करें तो 3 माह से अधिक समय तक किसी विशेष मामले में ही रखा जा सकता है। कोई विशेष स्थिति है, कोई विशेष मामला ऐसा कोई बन गया है तो उसी कारण से इनको 3 माह से अधिक समय तक रखा जा सकता है। और बात करें तो इनके जो सलाहकारी समिति है उनकी जो जांच के लिए जो समिति गठित की जा सकती है उसका भी जो प्रावधान करता है वो अपने संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। और अपन बात करें तो संसद कुछ निवारक निरोध के तहत संसद कुछ कानून बनाता है। वो अपने संसद बात करता है अपने रक्षा के मामले में, एक अपने विदेशी मामले, रक्षा हो गई, विदेशी मामले हो गए, राज्य की सुरक्षा की बात आ गई। तो इस संबंध में जो अपने नियम बनाए जाते हैं निवारक निरोध के तहत तो वो अपने संसद ही ये कार्य करता है। बाकी अपन बात करें तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर भी कुछ कानून बनाते हैं। तो अपन बात करें संसद प्लस राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा अपने जो कानून बनाए जाते हैं वे एक तो राज्य की सुरक्षा, और बात करें तो कोई जन समुदाय है उसके कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ये कुछ बातें थी अपनी आर्टिकल 22 के बारे में अपन बात कर रहे थे जो अपने को गिरफ्तारी और निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसको संरक्षण प्रदान करता है।
इनके निवारण निरोध से संबंध में कुछ अपने एक्ट भी बनाए गए थे, जो अपन बात करते हैं नासा एक्ट की, राष्ट्रीय सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके बारे में, मीसा एक्ट है, पोटा एक्ट है। तो ये कुछ अपने इनके बारे में अपन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पोटा एक्ट, मीसा एक्ट और एक नासा एक्ट। पोटा एक्ट अपने 2002 का, जो कि 2004 में निरस्त हो गया था। मीसा एक्ट अपने 1971 का और नासा एक्ट अपने 1980 का। इससे पहले भी अपने 1950 में भी निवारक संरक्षण एक्ट कुछ बनाए गए थे। तो ये कुछ बातें थी अपने आज के स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो और आगे की जो बातें हैं वो अपने अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपको कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।